हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को हमने 9th में 10th में भी पढ़ लिया होता है। तो मोमेंटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ये बात करें तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड ए मोमेंटम। द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a body is called its momentum। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। हम अकेले सिर्फ मास के बेसिस पे या वेलोसिटी के बेसिस पे हम मोमेंटम को डिफाइन नहीं कर सकते। समटाइम हो सकता है कि बॉडी का मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा रहता है। जैसे हम किसी फायर्ड बुलेट की बात करें तो बुलेट का मास बहुत कम है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। और समटाइम हो सकता है कि बॉडी के पास वेलोसिटी कम हो और मास ज़्यादा हो। जैसे हम कहते हैं कोई एक मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन के पास मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी अगर कम है, फिर भी हम कहते हैं कि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम जो है दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक हम कहते हैं मास पे डिपेंड करता है और एक हम कहते हैं वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास दो यूनिट हम लिखते हैं, एक लिखते हैं एसआई और एक हम कहते हैं सीजीएस। एसआई के हिसाब से मीटर के, एम के हिसाब से केजी हो गया है, वी के हिसाब से मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, और सीजीएस में जाएं तो केजी की जगह हम ग्राम यूज करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे सेकंड हो गया। तो इस यूनिट को हम लोग जो है मोमेंटम की यूनिट कहते हैं। लेटर ऑन हम न्यूटन सेकेंड लॉ में भी पढ़ेंगे और सेकेंड लॉ के हिसाब से इसकी यूनिट को हम न्यूटन इंटू सेकेंड और यहाँ पे हम इसे डाइन इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हुआ कि हमारे पास किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम किस किस बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम कह दें कि हमारे पास बॉडी का जो वेलोसिटी है, अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है अगर कांस्टेंट है तो हम सिंपली कहेंगे कि इसका जो मोमेंटम होगा वो इसके मास के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम कह दें किसी बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आएगा। और अगर तीसरी बात अगर हम कह दें कि हमारे पास मोमेंटम ही कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो समटाइम क्वेश्चन ये कह देता है कि दो बॉडीज हैं जिन दोनों के मोमेंटम जो है वो सेम है तो उनके मास के रेशियो बता दीजिए, वेलोसिटी के रेशियो बता दीजिए। तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। v1 by v2 इज इक्वल्स टू m2 by m1 बिकॉज द मास and velocity both are inversely proportional to each other। तो ये बात हुई कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है और उसको हम किस तरह से डील करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, जो कि मोमेंटम 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन इंटू सेकेंड से मूव कर रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड्स, क्या होगा। तो यहां देखिए मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। हमें क्वेश्चन ने यहां पे कहा गया कि डिस्टेंस पता करके बताओ, तो डिस्टेंस तो स्पीड से कैलकुलेट होता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को मास से डिवाइड करना चाहिए।
तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें लिखा हुआ है 3i, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हुआ 3 स्क्वायर, 4j ये हुआ 4 स्क्वायर, माइनस 5k तो ये हो गया 5 स्क्वायर। जब भी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो बीच में माइनस नहीं लगाते, का अंडर रूट divided by the mass is given as 5, so you can just write as 3 square is 9 plus 4 square 16, 5 square 25, this will become a 50. 50 can be written as 5 root 2 divided by 5, so speed is coming as root 2, or you can write as 1.1414 meter per second. This is the speed of the body. Now the question is asking what is the distance covered by the body in 10 seconds. So we can write as distance is equals to speed into time. The speed is coming as 1.41 and time is 10 seconds. So you can write as total distance covered is 14.1 meter. तो ये हमारे पास हुआ कि अगर क्वेश्चन आपको मोमेंटम प्रोवाइड करता है और कहता है कि डिस्टेंस पता करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले स्पीड कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टाइम से मल्टीपल कर देंगे। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, 2 bodies of masses 2 kg and 3 kg are moving with the same momentum. The question is saying the momentum is equals to same for the both. So you can just write as P1 is equals to P2. जितना फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है उतना ही सेकेंड बॉडी का मोमेंटम है। फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को अगर हम m1 v1 लिखते हैं तो सेकेंड बॉडी को हम m2 v2 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कहते हैं कि अगर उनके मासेस 2 kg और 3 kg हैं तो उनकी स्पीड या वेलोसिटीज के रेशो क्या आएंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे v1 और यहाँ पे करते हैं v2। सो द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज v1 एंड v2 इज गिवन एज 3/2। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हुए जो कि मोमेंटम पे बेस्ड हैं। मोमेंटम से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास अपकमिंग टॉपिक्स में भी आएंगे। तो मोमेंटम को जस्ट हमने एक बार ब्रीफ किया कि व्हाट डज मीन बाय मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होगा किसी भी बॉडी के पास कितनी अमाउंट ऑफ मोशन है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब इसी के अंदर हम प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the system। ये सेकेंड लॉ हम एक बॉडी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग जो है सिस्टम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास लेट्स से F कहते हैं हम, that is proportional to dp by dt। dp by dt is called as the rate of change of linear momentum with respect to time t is directly proportional to the external force। और अगर हम यहाँ से इस proportional साइन को हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को अगर हम k लिख दें तो ये हमारे पास हो गया F इज इक्वल्स टू k dp by dt। किसी भी अगर न्यूटन लॉ में k की बात करें तो सेकेंड लॉ में जो k होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब भी हम कहें कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स को कैलकुलेट करके बताएं तो आपने फॉर्मूला लिखना है F इज इक्वल्स टू dp by dt। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने F क्या लिखा है, dp by dt। तो इसका मतलब dp मतलब क्या है, चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स
is along the change in linear momentum. एक्सटर्नल फोर्स इज अलोंग द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा उसी के अलोंग हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि अगर हमें कभी भी एफ लिखना है तो हमें लिखना है डीपी बाई डी टी। तो dp by dt का यूज कब किया जाएगा? when you are having given some equation of the linear momentum and question is asking to find the force, you will just differentiate the equation of linear momentum and find the value of force। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती क्या है? तो हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होती है तो फोर्स आपके पास हो गया द डिफरेंशिएशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो समटाइम क्वेश्चन होता है कि हमारे पास मास वेरिएबल होता है और समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल हमारा मास भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा और इसको डिफरेंशिएशन हम मल्टीपल रूल से करेंगे। तो मल्टीपल रूल कहता है कि पहले हम मास का डिफरेंशिएशन कर दें और वेलोसिटी को एज इट इज रख दें, मास को एज इट इज रख दें और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला फोर्स बनता है जो कि हो गया dm बाई डी टी इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू dv बाई डी टी। अब अगर हम कुछ केसेस बना दें कि अगर आपको कहा जाए कि कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो dv बाई डी टी जो हमने लिखा है इसको हमें क्या करना है? जीरो कर देना है। और dv बाई डी टी अगर जीरो करना है तो ये वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा v इंटू डी एम बाय डी टी। तो ये हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला हमें v डी एम बाई डी टी कब लगाना होगा? तो वो ये हमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ कन्वेयर बेल्ट के, कन्वेयर बेल्ट के, हो सकता है कोई मूविंग ट्रक होगा जो कि ओपन होगा जिसके ऊपर कहेंगे मास ऐड हो रहा है, कोई मूविंग ट्रक होगा जिसके अंदर सैंड भरी हुई है और नीचे कोई होल हो गया, सैंड गिर रही है। हो सकता है आपको कोई रॉकेट प्रपल्शन टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, इसमें रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है और रॉकेट जैसे से ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे उस रॉकेट के अंदर से हम कहते हैं मास कम हो रहा है फ्यूल बर्न होने की वजह से। तो सेकंड हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मास कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे? तो मास कांस्टेंट होगा तो जहां पे हमारा dm बाई डी टी लिखा है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला फिर हमारे पास आता है m इंटू डी वी बाय डी टी। तो क्या किया हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है उस जनरल फॉर्मूले के अंदर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के इस टर्म्स को जीरो किया और प्रीवियस टर्म आंसर दिया। सेकेंड वाले में हमने इस टर्म को जीरो करके ये वाला आंसर दिया एम डीवी बाई डी टी। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बना है। डीवी बाई डी टी आपका एक्सेलरेशन होता है, तो आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास दो केसेस हम लिखेंगे। पहला हम कहते हैं कि हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस कंडीशन है, बैलेंस फोर्सेस कंडीशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्सेस तो बहुत सारे लगाते हैं, कोई F1 लगाया, कोई F2 लगाया, कोई F3 लगाया, बट स्टिल बॉडी इन सब फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं करती। मतलब सारे फोर्सेस मिलके हमें जीरो प्रोवाइड करते हैं, तो उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स कंडीशन। इस बैलेंस फोर्स कंडीशन के अंदर बॉडी का जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स का मतलब जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है और एक्सेलरेशन भी जीरो आता है। इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स कंडीशन। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास अनबैलेंस फोर्स कंडीशन की कंडीशन आ जाए,
तो अनबैलेंस फोर्स कंडीशन का मतलब होता है कि हमारे पास नेट फोर्स जो है हमारे पास वो जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्ट कुछ आया है। तो आप इसमें किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे पास नेट फोर्स कितना आया, और नेट फोर्स आने के बाद उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करके एक्सेलरेशन ढूंढा करेंगे। तो ये हमारे पास हुई दो कैटेगरी की न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को किस तरह से आपने अप्लाई करना है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराते हैं जो कि मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड होंगे। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो रिमेनिंग वीडियो का जो सेशन होगा उस सेशन के अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ को आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो सीखेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता हूं कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, the linear momentum of a body of mass 2 kg is given by equation the P vector equals to T square I cap plus 2T J cap Newton into second. Find force and acceleration of body at t equals to 2 seconds. तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन देता है और इस लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन देने के बाद क्वेश्चन कहता है फोर्स पता करके बताएं और एक्सेलरेशन पता करके बताएं। तो हम कहते हैं अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो dp बाय dt होता है। dp बाय dt का मतलब आपने यहां पे डिफरेंशिएशन करना है। जो हमने आपको p की इक्वेशन दी है, इक्वेशन है टी स्क्वायर आई प्लस 2t j कैप। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा 2t आई कैप प्लस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2j कैप। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद बना 2t आई कैप प्लस 2j कैप एंड दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द फोर्स। ये फोर्स की इक्वेशन बन गई और क्वेश्चन ने कहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स बताना है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जहां पे t आ रहा है वहां पे 2 लिख देना है और रिमेनिंग जहां पे नहीं आ रहा उसको एज इट इज रख दें। तो ये हमारा फोर्स हो गया 4i प्लस 2j न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास फोर्स को मास से डिवाइड करना। फोर्स हमारा आया है 4i प्लस 2j। मास हमने क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड किया है 2 kg। सो यू कैन राइट एज दिस इज कमिंग एज 2i प्लस j मीटर पर सेकेंड। So by this way you can easily find out the force acting on a body at t equals to 2 seconds or as well as acceleration of a body at t equal to 2 seconds. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ की जो डेफिनेशन लिखी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, उसको डायरेक्टली अप्लाई करके बताया कि कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास बैलेंस एंड अनबैलेंस की कंडीशन के तरह का क्वेश्चन है। ये कहता है लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg as shown in the figure. The F1 is given as 10 Newton and F2 is given as 2 Newton. What will be the acceleration of the body? अब हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड से जो फोर्स लगा है वो 10 न्यूटन है और राइट साइड से फोर्स लगा वो 2 न्यूटन है। इसका मतलब अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा जाए तो हम कहेंगे नेट फोर्स क्या आएगा। तो हम कहते हैं 10 माइनस ऑफ 2 8 न्यूटन आएगा। और मैंने कहा था जब भी आपके पास किसी भी तरह का रिजल्ट आ जाता है, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल्स टू ma. F net is coming as 8 Newton. The mass is given as 2. So acceleration will be equals to 8 by 2, 4 meter per second square.
तो ये हमारे पास हुआ कि एक्सेलरेशन ये आया। अब कई बार क्वेश्चन ये भी सोचता है, आपसे पूछना चाहता है एक्सेलरेशन किधर आया। तो एक्सेलरेशन को देखने के लिए आपने देखना है कौन सा बड़ा फोर्स है, तो कहता है 10 न्यूटन है। और 10 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में आया, तो कहता है 10 न्यूटन की डायरेक्शन राइट साइड है, तो इसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड है। तो ये होता है फोर्स को देख के पता करना कि हमारे पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा। फिर से क्वेश्चन देखें, इफ ए फोर्स 6i cap plus 8j cap plus 10k cap Newton produce an acceleration of 2 meter per second square in a body, calculate the mass of the body। तो देखिए F का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन ने हमें मास पता करने को कहा है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे F वेक्टर अपॉन A वेक्टर। ये तो दो वेक्टर का डिवाइड हो गया। दो वेक्टर का डिवाइड हम नहीं सीखते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे F वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, यहां पे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो फोर्स हमारा है 6, तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ अ बॉडी हमें पता करना, और एक्सेलरेशन हमें दिया गया 2। ऊपर वाला जो पार्ट है उन सबको सॉल्व करें तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100, ऐड करने पे ये हमारा 200 बन जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 200 डिवाइड बाय 2, दिस कैन बी रिटन एज 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, सो यू कैन राइट इट द मास इज 5 अंडर रूट 2 kg। ये एक और क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर F इक्वल्स टू ma लगाया हमने। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बस की 0 है, एंड मूव्स डाउन ए हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए हमें दिया गया बट कितना हमें पता नहीं है। बस ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ये हमें एस की वैल्यू दे गई है 400 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो यहां पे अगर हम बात करें तो u हमें 0 दिया हुआ है, a नहीं दिया गया, s दिया हुआ है, t दिया गया है, और कहता है द मास ऑफ द बस इज 5 मेट्रिक टन। तो मेट्रिक का मतलब होता है 1000, तो यू कैन जस्ट राइट एज मास इज इक्वल टू 5000 kg। 1 मेट्रिक मतलब 1000। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो हमें s दे रखा है और टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के होने की वजह से इक्वेशन नंबर 2 लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हमारे पास है 400, u हमें 0 दिया गया है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, और टाइम हमें दिया गया 10 सेकेंड्स। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 400 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। Now the question is asking about the force also, so you can just write as force is equals to mass into acceleration. Mass is equals to 5000, acceleration is 8, 8 5s are 40, so you can just write as 40,000 Newton is the force. ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कहा गया a stone of mass 1 kg is thrown with the velocity 20 meter per second across the frozen surface of a lake. It come to the rest after traveling a distance of 50 meter. What is the magnitude of force opposing the motion of the stone? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, ये एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है जिसकी वैल्यू 50 मीटर है, और ये फाइनली स्टॉप हो जाती है, मतलब v0 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि आप इस पे फोर्स बताएं, अपोजिंग फोर्स कितना लगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन ढूंढना होगा, तो हम कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। फाइनली स्टॉप हो गया, इनिशियली 20 से चल रहा था तो मैंने इसे 20 स्क्वायर किया। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, लेकिन ये 50 मीटर पे जाके स्टॉप होता है, तो उसको हमने 50 किया। तो ये हमारे पास लिखा जाए तो ये बन गया 2a इंटू 50 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 400। 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, जिससे a की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 4 मीटर
per second square. Now the question is asking about the retarding force. F is equals to ma. The mass of body is a 1 and retardation is a -4. So retarding force is coming as -4 Newton. इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास मूव विद द कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए सर्कुलर पाथ. तो एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं. एक पार्टिकल यहां मूवमेंट कर रहा है. इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें r दिया गया और पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन इट इन हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन का मतलब सर्कल को आधे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. मान लीजिए इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं इस जगह से लेट से ए से स्टार्ट करता है और बी पे आ जाता है. तो अगर ये पार्टिकल ए से स्टार्ट करके बी पे जाता है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में ऊपर होगी और बाद में इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो जाएगी. तो वेलोसिटी हमें कहा गया है स्पीड सेम है, तो यहाँ पे v है और यहाँ पे स्पीड v होने की वजह से वेलोसिटी को -v लिखा जाएगा. डायरेक्शन अपोजिट हो गई है. पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी v लिखी गई है, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी को -v लिखा गया है. हमें कहा गया है कि आप एक एवरेज फोर्स बताएं, तो हम कहते हैं एवरेज फोर्स के लिए हम कहते हैं मास को एवरेज एक्सेलरेशन से अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो एवरेज फोर्स आ जाएगा. पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो यह हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना होगा. ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा. टाइम कैलकुलेट डिस्टेंस से होती है, तो पार्टिकल अगर ए से लेके बी तक आता है तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये हमारे पास हाफ पेरीमीटर जो कि पाई आर कही जाएगी. एक पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और इसने हाफ रेवोल्यूशन किया तो पाई आर हो गया और इसने v स्पीड से ट्रैवल किया तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास यूज कर रहे हैं हम डिस्टेंस, दैट इज पाई आर डिवाइड बाय स्पीड दैट इज इक्वल्स टू v. v2 की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी -v आ गई, इसको हमने v2 नाम दिया है. और v1 की बात करें तो ये v आ गया तो -v डिवाइड -v आ गया. ये आपके पास हो गया पाई आर बाय वी. तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज कमिंग एज माइनस ऑफ 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर. लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आप एक एवरेज फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो आप इसमें एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड मल्टीपल करेंगे. तो मास बॉडी का m है. एवरेज एक्सेलरेशन में माइनस आ रहा है वो आप नहीं लिखेंगे, आप प्लस में लिखेंगे. क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली. तो ये आपके पास आ गया 2mv स्क्वायर अपॉन पाई आर. So this is a way to find out the average acceleration or the average force when a particle complete a half revolution. इस क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है 8 मीटर पर सेकेंड. एक कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन अप्लाइड इन अ वाई डायरेक्शन. तो फोर्स हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन है. तो इसकी वजह से अगर हम एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में लिखें तो ये आपके पास हो जाएगा फोर्स अपॉन मास 2/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वाई डायरेक्शन में आ गया. और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर 8 सेकेंड. देखिए हमने फोर्स जो है ना वाई डायरेक्शन में लगाया है, इसलिए वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा. वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को डेवलप भी करेगा. तो देखिए वाई डायरेक्शन में इनिशियली बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था. एक्सेलरेशन हमारे पास वाई डायरेक्शन में 2 है और टाइम हमें 8 दिया गया. दिस इज कमिंग एट 16 मीटर पर सेकेंड, बट दिस वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 8 है और 8 ही रहेगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. अब कहेंगे फिर इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, तो हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू आई कैप, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू जे कैप. तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 8 हो गया और वाई डायरेक्शन में हमारे पास 16 आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज कमिंग एज 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट. तो बाय सॉल्विंग यू कैन जस्ट राइट एज दैट इज कमिंग एज 8 अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 8 सेकेंड्स.
इस क्वेश्चन को देखिए, ए 5 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो आप कहीं एक ब्लॉक बनाएं, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है, इसके नीचे कोई किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मास 5 kg है। इट इज स्ट्रक बाय जेट। जेट का मतलब होता है यहां से एक वाटर जेट इसके सामने है, जो कि इसके ऊपर इस तरह से वाटर जेट आके वाटर यहाँ पे स्प्लैश करता है, रिलीजिंग वाटर एट ए रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। 3 kg पर सेकेंड का मतलब मास आपको दिया गया है और उसको टाइम से डिवाइड दिया हुआ है, तो dm/dt से कहते हैं हमारे पास 3 kg पर सेकेंड, मास पर सेकेंड हमें दिया गया है। वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज इमर्जिंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखिए dm/dt वाला केस बन रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे v dm/dt वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dm/dt वाला पार्ट है, तो वेलोसिटी इज 4 एंड dm/dt इज 3, तो फोर्स इसे मिला 12 न्यूटन। अब कहते हैं एक्सेलरेशन बताएं, तो एक्सेलरेशन हमारा होता है फोर्स बाय मास। फोर्स इज कमिंग एज 12 एंड मास इज 5, so you can write as 2.4 meter per second square. So the acceleration of the block is coming as 2.4 meter per second square. इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कहा गया एक फोर्स है जो 10 न्यूटन का है, हमने किसी बॉडी के ऊपर इस तरह से डायरेक्शन में लगाया। दिस ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो ब्लॉक के ऊपर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो नहीं देखना, ये देखना ब्लॉक मूव किधर करेगा, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपने फोर्स के कंपोनेंट करके इसको स्प्लिट करना है इस तरह से दो पार्ट्स में। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वाला फोर्स हमारे लिए मैटर करता है, मतलब ये वाला फोर्स हमारे लिए मैटर करता है जिस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 लिखा हुआ है, तो इस 30 को यहाँ लिख के इसका कंपोनेंट उठाया जा सकता है 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये आपके पास आएगा 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ हम कॉस थीटा लगाते हैं, तो इसका मतलब इसका एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होकर आया, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होने की वजह से 5√3 न्यूटन बनेगा। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो कहते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट आया हमारा 5√3 और मास हमें दिया गया था 10, तो यू कैन जस्ट राइट एज द एक्सीलरेशन इज √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कमिंग इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें दिया हुआ है देयर इज अ मास ऑफ 5 kg and the force is given as -3I plus 4J Newton act on a body. Initial velocity at t equal to 0 is given as 6I minus of 12J meter per second. तो आगे ऐसा टाइम पता करके बताएं जिस पे इसके पास वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में हो जाए। So the time at which it has just the velocity in y direction means the velocity in x direction becomes 0. तो जरूरी नहीं होता कि हम सारी मोशन को एक साथ देखें, हम सारी मोशन को इनके कंपोनेंट की फॉर्म में, मतलब x डायरेक्शन की फॉर्म में, y डायरेक्शन की फॉर्म में, z डायरेक्शन में अलग से देख सकते हैं। अगर ये x डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम x डायरेक्शन की इक्वेशन को पहले सॉल्व करें, तो यू विल राइट एज vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। vx से कहता है 0 हो जाए क्योंकि पार्टिकल को सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी रखनी है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसके पास 6 है, वो यहां लिखिए। x डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मास से डिवाइड करेंगे तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बनेगा, इंटू टी डिवाइड बाई टी हो गया 6 प्लस x डायरेक्शन का फोर्स हमारे पास देखा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है -3, मास हमें दिया गया 5, तो ये हो गया -3/5 इंटू टी। इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 3/5 इंटू टी इज इक्वल टू 6 से इसको कट किया 2 टाइम्स और 5 का क्रॉस मल्टीपल करने से आंसर आ गया हमारे पास 10 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होने में 10 सेकेंड लगेंगे और उस वक्त इसके पास सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी बच जाएगी।
अभी इस वीडियो के अंदर हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर और सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस को देखा है। अपकमिंग वीडियो में हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे या न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।